नमस्कार दोस्तों, मैं सुनेली शानी पवार प्लैनेट टू सोल एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो सभी ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है जिससे हमारी कुंडली बनती, क्योंकि हम सभी कोई ना कोई ग्रह योग सभी ग्रह लेकर हम पैदा हुए हैं, परंतु उसकी प्लेसमेंट्स हमारे कुंडली में अलग होती है। आज जो ग्रह के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो कलयुग में, स्पेशली मैं कलयुग का नाम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम लोग सभी कलयुग में ही पैदा हुए हैं और हमारे जो कर्म जमा हुए हैं, संचित कर्म जिसको हम बोलते हैं, और जो कर्म हम वर्तमान में करने वाले हैं, क्रियामान में करने वाले हैं, और जो कर्म हम आगामी जन्म में भोगने वाले हैं, जो हम अभी करेंगे वो अगले जन्म में भोगेंगे। जो कर चुके हैं उसका भोग हमें अभी मिलने वाला है। तो ये जो कर्म हम जो हमेशा इस्तेमाल करते हर एक जगह में, कर्म प्रधान, कर्म कार्मिक साइकिल, या तो हमारे कर्म, तो ये सब हमारे जो डीड्स हैं, हमारे जो कर्म हैं, उस सब का नियंत्रण जो करता है ग्रह, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। यानी कि शनि महाराज के बारे में हम बात करेंगे। मेरा बहुत ही पसंदीदा ग्रह है ये, और क्योंकि मैं कर्म प्रधान व्यक्ति हूँ, मैं कर्म में मानती हूँ, और शायद इसीलिए मुझे ये ग्रह बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं बाबा, शनि से दूर भागो, शनि का कोप हो जाएगा, शनि के कारण ऐसा वैसा। ऐसा कुछ नहीं है। शनि महाराज जो है वो हमारे जीवन का आईना है। जब भी हमें जीवन में शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, गोचर में शनि साढ़े साथी के रूप में जब हमारे जीवन में आता है, तो ये हमारी ओरिजिनलिटी हमारे सामने लाके खड़ा कर देगा। ये एक ही ऐसा ग्रह है जो कभी आपको दुविधा में या तो कभी आपको सपने में नहीं रखता है। ये कर्मठ है। ये कभी आपको दीवा स्वप्न नहीं दिखाएगा, ये कभी आपको फैंटेसी में नहीं रखेगा, ये आपको ओरिजिनलिटी में रखेगा। ये है, ऐसा करो, कर्म करो, फल पाओ। इसीलिए काल पुरुष की कुंडली में जो मेष राशि से कुंडली बनती है, नेचर्स चार्ट, उसमें 10वां और 11वां भाव ये शनि को दिए गए हैं। यानी कि 10वें भाव में मकर राशि आती है और 11वें भाव में कुंभ राशि आती है। तो कर्म स्थान यानी कि 10वां भाव, तो कर्म करो और उसका लाभ पाओ। 11वां स्थान यानी कि लाभ स्थान है, और वहाँ शनि की राशि इसलिए दी गई है कि लॉन्ग लास्टिंग आपके किए हुए कर्मों का आपको फल मिल पाए। इसीलिए 10वें भाव और 11वें भाव शनि महाराज को दिए गए हैं। शनि की राशि वहाँ पर विराजमान है। और दूसरे तरीके से देखने को जाएंगे तो 11वां भाव ये दशम स्थान का धन स्थान भी है। तो यहाँ जो आप मेहनत करोगे, यहाँ जो आप प्रोफेशन करोगे, यहाँ जो आप व्यवसाय करोगे, यहाँ जो आप अपने कर्म करोगे, जो काम आपकी वृत्ति रहेगी, आपकी प्रवृत्ति रहेगी, उसी अनुसार आपका लाभ स्थान एक्टिवेट हो जाएगा। आपको किस प्रकार के फल मिलने वाले हैं। इसीलिए कई जगहों पर कई नामांकित ज्योतिष, या तो इन रूटीन भी कई सारे ज्योतिष, अगर कोई भी लग्न की कुंडली बनती हो आपकी, तो वो लोग हमेशा मेष लग्न की कुंडली बनाकर ही देखना प्रेफर करते हैं। भले आपका वृषभ लग्न हो और ग्रह हर एक राशि में बैठ चुके हो, परंतु कई लोग ऐसे प्रिफर करते हैं कि मेष राशि की ही, मेष लग्न की ही कुंडली बनाएंगे, और बाकी जो आपके जन्म समय के जो ग्रह है वो हर एक भाव में वो लोग उसकी प्लेसमेंट कर देते हैं और उस अनुसार प्रेडिक्शंस देते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद और बेहद ही इफ़ेक्टिव प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजी में यह एक मेथड काम में आती है कि आप मेष लग्न से कुंडली देखने की शुरुआत कर दें। कई लोग शनि कुंडली बनाकर भी कुंडली को देखते हैं, क्योंकि अगर कोई प्रोफेशन का क्वेश्चन आ जाता है, कोई नौकरी का सवाल आ जाता है, तो उस वक्त आप शनि की कुंडली बनाकर देख सकते हो कि शनि से बाकी के ग्रह
किस परिस्थिति में मौजूद है और उसका बल कितना, और शनि का खुद का बल कुंडली में कितना है। तो ये हो गई शनि की बात। अभी शनि तो काफ़ी दूर का ग्रह है, इसीलिए उसको एक चक्कर लगाने में करीबन 30 साल लग जाते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में कम से कम 3 बार साढ़े साथी आती है, ऐसा बोला गया है। तो शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहता है, उसके बाद दूसरी राशि में 2.5 साल, उसके बाद तीसरी राशि में 2.5 साल, और ऐसे करके 7.5 साल की साढ़े साथी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। 30 साल शनि को भ्रमण में लगते हैं, इसीलिए वो इतना मंदगति ग्रह है, इतना स्लो प्लैनेट है, इसीलिए उसको मंद भी बोला गया है, उसको छायासूत बोला गया है, कई सारे नामों से उसको नील वर्ण बोला गया, उसको नील बोला गया है, सूर्यपुत्र बोला गया है, बहुत से नामों से शनि को नवाजा गया है। तो इसीलिए शनि का भ्रमण हर 30 साल में हमारी कुंडली में हर 30 साल बाद हमारी ओरिजिनल जो राशि रहती है उसके आसपास शनि का भ्रमण स्टार्ट हो जाता है। कई लोगों के जीवन में 2 बार आती है, कई लोगों के जीवन में 3 बार साढ़े साथी आती है, और ऐसा भी देखा गया है कि जिनके जीवन में तीसरी बार साढ़े साथी का आती है परिस्थिति, या तो तीसरी बार जब साढ़े साथी की शुरुआत हो जाती है तो वो पीरियड उनका बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके जीवन में 2 बार साढ़े साथी हो चुकी है। तो शनि महाराज उनको बहुत ज़्यादा उनकी कार्मिक रियलाइजेशन नहीं करवाते, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार उनके जीवन में उन्होंने उनको अपना आईना दिखा चुके होते हैं, और व्यक्ति उस वक्त ही सावधान हो जाता है कि मुझे मेरे कर्म किस प्रकार से करने हैं या तो रखने हैं। और आगे में एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जो शनि के बारे में कई पुस्तकों में इसकी जानकारी हमें मिलती है। एक मराठी बुक है शनि महिमा करके, उसमें बहुत अच्छी ये शनि के बारे में जानकारी दी है कि सूर्य जो था उसकी संज्ञा नामक पत्नी थी, और उनको 3 बच्चे थे, यम, यमुना और एक उनका बेटा था, 2 बेटे थे और एक बेटी थी। लेकिन सूर्य इतना तेजस्वी था, सूर्य का प्रकाश इतना तेज था कि संज्ञा को उसका प्रकाश सहन नहीं हो रहा था, क्योंकि सूर्य देवता रोज़ सुबह उठ के पूरे जगत को सनलाइट देने के लिए निकल पड़ते थे, और अपनी पत्नी को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते थे, और उनके तेज से संज्ञा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि सूर्य के आगे सभी अस्त हो जाते हैं, जितने सूर्य के नज़दीक जाएंगे उतना अस्तता का परिणाम मिलता है, क्योंकि उसकी रोशनी इतनी चकाचौंध है कि व्यक्ति अपना खुद का मूलभूत जो शरीर है, मूलभूत जो गुणधर्म है वो खो देता है उसके सामने। तो संज्ञा ने क्या किया कि उस वक्त उसने अपनी एक प्रतिकृति बनाई, छाया नाम की। छाया यानी कि मेरे जैसी ही मेरी दिखने वाली परछाई। तो उसने अपनी एक परछाई का निर्माण किया जिसका नाम छाया रखा, और वो उसने सूर्य देवता के भवन में रखकर खुद अपने पिताजी के घर चली गई। वो उनके पिताजी यानी दक्ष प्रजापति राजा जो थे, तो अपने मैके चली गई वो। लेकिन दक्ष प्रजापति को जब पता चला कि ये गुस्से में अपने पति का घर छोड़ के आई है, तो उन्होंने संज्ञा को पुराने रीति रिवाज रूढ़िवाद के हिसाब से उन्होंने कहा तुम अपने पति का घर क्यों छोड़कर आई हो, तुम हमारे घर ज़्यादा नहीं रह सकती। तो संज्ञा को ये बहुत अपमानास्पद बात थी कि मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा बोल के मेरा अपमान कर दिया, मुझे पति के घर वापस जाने को बोल रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप को भस्म करने का सोच लिया, उन्होंने अपने आप को नष्ट करने का सोच दिया। लेकिन उसने ऐसे सोचा कि मैं घोर तपस्या करके अपने आप को ये पंच महाभूत में विलीन कर दूंगी, अपने आप को जला दूंगी मैं। तो वो घोर तपस्या करने लगी, और इससे शंकर भगवान तो बहुत भोले हैं, तो शिव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए उन पर। तो उन्होंने कहा बोलो क्या वरदान तुम मांगना चाहती हो। तो उसने कह दिया कि शिव जी मेरा तो जो पति है वो इतना महातेजस्वी है कि उसके तेज के आगे मेरी कोई गिनती नहीं, मैं टिक ही नहीं पा रही हूँ। तो मुझे उनके साथ संसार करना, उनके साथ गृहस्थी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है।
तो उस वक्त शंकर भगवान ने क्या किया कि सूर्य के तेज को 12 भागों में विभाजित कर दिया। सूर्य के तेज को 12 भागों में विभाजित कर दिया, इसीलिए हमारी कुंडली 12 भागों में विभाजित हुई है, ऐसे कहा जाता है। आप मैथमेटिक्स के हिसाब से देखने को जाए तो 360 डिग्रीज के हिसाब से सूर्य एक राशि में 29 दिन से 1 महीने तक रहता है, क्योंकि सूर्य पर डे एक अंश आगे चलता है हमेशा। तो इसीलिए सूर्य एक महीना एक राशि में रहता है। ऐसा करके वो 360 डिग्रीज पूरी वो 12 महीनों में ख़त्म कर देता है एक साल में, इसीलिए भी 12 भागों में सूर्य को विभाजित कर दिया। तो उस वक्त शंकर जी ने सूर्य का तेज 12 भागों में विभाजित करके उनके तेज को बांट दिया, ताकि उनकी पत्नी उनके साथ आसानी से अच्छे से रह पाए। इसीलिए नीच का सूर्य, उच्च का सूर्य, या तो मेष राशि में सूर्य उसकी खुद की राशि उसमें उच्च का बन जाता है। तो इसीलिए हर एक भाव में सूर्य का फल अलग अलग हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी जो तेज है वो विभाजित हो गए हैं। तो लेकिन इस दरमियान क्या हुआ कि ऑलरेडी सूर्य भगवान का छाया के साथ गृहस्थी स्टार्ट हो गई थी, और छाया की तरफ से उन्हें शनि नामक पुत्र का उनका जन्म हो चुका था, शनि का। और इसके कारण उनकी गृहस्थी इतनी चल पड़ी थी कि सूर्य को पता ही नहीं चला कि ये तो मेरी खुद की पत्नी नहीं है, ये तो उसकी छाया के साथ मैं रह रहा हूँ। लेकिन तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। तो इसीलिए सूर्यपुत्र जो शनि महाराज है, उनको जब ये बात का पता चला तो उन्होंने हमेशा रुष्टता व्यक्त की अपने पिता की तरफ, कि उन्होंने अपनी माता को पूरी तरह से सम्मान नहीं दिया। बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज है इसके पीछे, और भी कई जगहों पर इसकी अलग अलग व्याख्याएं दी गई है। लेकिन ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। और जो कालिका वर्णन करके एक पुस्तक है, उसके अंदर ऐसा भी लिखा गया है कि जब माता पार्वती के विरह में, यानी कि सती के विरह में जब शंकर भगवान विह्वल हो गए, यानी कि रोने लगे, तो उस वक्त उनका जो अश्रु था वो शनि महाराज पर गिरा, और शनि महाराज का वर्ण नीलकांति का, यानी कि काला हो गया उनका वर्ण उनके अश्रु से। ऐसे बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज है। तो हम फिर से शनि पर आएंगे। तो शनि एक कर्म प्रधान और कार्मिक, हमारी इच्छाएं देने वाला, हमारे कर्म कराने वाला, हमारे कर्म दिखाने वाला ग्रह है, जो हमारा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने रख देता है। शनि जो है वो सभी प्रकार के मेटल्स, स्पेशली जो लोहा रहता है, आयन, लेड, सीसा जिसको हम बोलते हैं, नीली रंग की सभी वस्तुएं, काले रंग की सभी वस्तुएं, चमड़ा, काले कलर के जो धान्य रहते, ग्रेन्स, पल्सेस, जो भी ब्लैक कलर है उस पर शनि का नियंत्रण है। जो भी चीज़ों में पानी नहीं है, यानी कि जो संकुचित है, जो पूरी तरह से शोषित अवस्था में है, यानी कि जिसमें फल है, जब फल सूख के सूखा मेवा बन जाता है, उसके पहले वो फल होता है, तो उसको शुक्र का प्रभाव हम लोग बोलते हैं, उसको चंद्र का प्रभाव बोलते हैं। और उसके बाद जब उसमें से रस सूख जाता है, उसको सुखा देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन तक उसको हमें टिकाना होता है, इसीलिए जब उसको सुखा देते हैं तो उसका शनि में रूपांतर हो जाता है। क्योंकि शनि क्या करता है कि वो जो रस है, जो पानी है, उसको सोख लेता है। इसीलिए चंद्र और शनि की युति को अच्छा नहीं माना गया है। यह युति को विषयोग बोला गया है, इस युति को पुनर्भू योग बोला गया है। नाड़ी शास्त्र अनुसार इस योग को अर्धनारेश्वर योग भी बोला गया है, क्योंकि शनि क्या करता है कि चंद्र से पानी पूरी तरह से सोख लेता है। जब शनि चंद्र एक साथ में, शनि चंद्र सामने सामने आ जाते हैं, शनि चंद्र के नक्षत्र में या तो चंद्र शनि के नक्षत्र में होता है, उस वक्त हमें
बहुत ज़्यादा उन जातकों में शुष्कता यानी कि ड्राइनेस देखने को मिलती है। इन लोगों को बहुत चेस्ट इन्फेक्शंस होने की संभावना होती है, क्योंकि चंद्र जो है वो चतुर्थ भाव को कारक माना गया है। चतुर्थ भाव को इंगित करता है, जहाँ से हम हमारे लंग्स और सीने का हिस्सा देखते हैं। तो टीबी जैसी बीमारियां जो है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल अस्थमा है, क्योंकि ये क्या करता है, शनि उसमें से पानी खींच लेता है। इसीलिए अलग अलग प्रकार के पानी से पैदा होने वाली, पानी सूख जाने से पैदा होने वाली बीमारियां हमें शनि चंद्र की युति में देखने मिलती। लेकिन ऑन अदर साइड इफ़ वी सी फॉर प्रवज्या योग, और जो लोग साधक है, जो लोग साधना करना चाहते हैं, या तो जो लोग अपने कर्म बल में या तो अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में, योगाभ्यास में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए युति बहुत अच्छी है। क्योंकि उनमें से जो उनका चंद्र यानी कि मन का कारक चंद्र, उनके मन से जब भावनाएं नष्ट हो जाती है, क्योंकि शनि उसके साथ है। शनि क्या करते हैं, उनकी मन की भावनाओं को लगाम लगा देता है। शनि उनकी मन की भावनाओं को ख़त्म करने में या तो कम करने में कारण बन जाता है। इसके कारण क्या होता है कि उनकी गृहस्थाश्रम से उनके जो विचार है, उनका जो इंटरेस्ट है, वो कम हो जाता है, और वो वैराग्य की तरफ, वो डिटैचमेंट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और इसके साथ अगर केतु का साथ मिल गया, या तो अगर केतु के नक्षत्र में भी इनका कोई कनेक्शन आ गया, तो भी हमें कई जातकों में ऐसा फल देखने मिलता है कि वो गृहस्थी में रहते हुए भी वैराग्य का सामना करते हैं। घर में रहते हुए भी वो पूरी तरह से अपने फैमिली से डिटैच होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कामों में मग्न रहते हैं। तो ये हो गई शनि चंद्र के बारे में बात। शनि सूर्य की युति भी हम जब देखते हैं, तो सूर्य शनि पिता पुत्र है, परंतु शनि को सूर्य से ज़्यादा मेल जोल नहीं है, परंतु सूर्य को शनि से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो जब भी वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, यानी 180 डिग्रीज आ जाते हैं, तभी अच्छा फल देखने को मिलता है उनको। एक दूसरे का वेद शनि के सामने जब भी गोचर में सूर्य आ जाएगा, तो उसको सूर्य का वेद नहीं लगता है। बाकी कोई भी ग्रह शनि के सामने आ जाएंगे तो उसको उस ग्रह का वेद लगता है, परंतु सूर्य का शनि को वेद नहीं लगता है। यानी कि शनि पूर्ण तरीके से, या तो सूर्य पूर्ण तरीके से अपने फल देने में सक्षम बन जाता है। शनि सूर्य की युति में ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि पिता अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, या तो जब तक पिता होते हैं तब तक पुत्र की प्रोग्रेस यानी पुत्र की बढ़ोतरी होने में थोड़े से अड़चन आती है, थोड़ा सा उन्हें समय लग जाता है पिता से आगे बढ़ने में। या तो पिता का जो भी रोल है, या तो पिता की जो भी सांपत्तिक स्थिति है, या तो पिता की जो समाज में मान प्रतिष्ठा है, उससे उनके बच्चों को, जिनके भी कुंडली में जो नो मैटर मेल हो या फीमेल हो, लेकिन पिता से उनकी पोजीशन कम देखी गई है, जिनको भी शनि और सूर्य की युति कुंडली में देखी गई है। तो शनि सूर्य का ऐसा फल हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि शनि कौन से भाव का कारक है। तो कौन से भाव में शनि होगा तो शनि को हम अच्छा बोलेंगे। तो शनि छठे भाव में होगा वो अच्छा फल देता है। शनि अष्टम भाव में, यानी कि आयुष्य के स्थान में जब भी शनि आ जाता है, क्योंकि अष्टम भाव को हम मृत्यु स्थान भी बोलते हैं, लेकिन मृत्यु स्थान बोलने से अच्छा हम लोग अष्टम भाव को आयुष्य स्थान बोलेंगे, लॉन्गिटिविटी का हाउस बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि शनि क्या करता है, शनि हर एक चीज़ को बढ़ा देता है। शनि उसको लॉन्ग लाइफ देता है। जिसका भी शनि अष्टम भाव में शुभ स्थिति में है, यानी कि शुभ राशि में है, खुद की राशि में है, तो उन्हें हमेशा चिरायु प्राप्त होती है। शनि 12वें भाव में भी अच्छा बोला गया, क्योंकि 12वें भाव का शनि व्यक्ति को अपने देश से बाहर बहुत ज़्यादा सफलता दिलवाता है। उसके अलावा तीसरे भाव में भी शनि को अच्छा माना गया है, क्योंकि तीसरा भाव अष्टम से अष्टम भाव है।
तो यहाँ जब भी शनि यहाँ होगा तो व्यक्ति को पराक्रम करने में सहाय रूप बनेगा, क्योंकि तीसरा भाव ये पराक्रम का स्थान है। तो जब भी शनि यहाँ पर होगा तो जो नेटिव्स के कुंडली में तीसरे भाव में शनि है तो वो लोग स्टेडी और स्टेप बाय स्टेप अपना पराक्रम या तो अपनी कार्यशैली रखेंगे, उस हिसाब से ही अपना कार्य वो लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ये हो गए शनि के कारक भाव। लेकिन इसमें फिर शनि की स्थिति कुंडली में कैसी है, शनि दोष कारक है कि नहीं, क्योंकि शनि की जो नीच राशि है, परम नीच राशि जो है उसे मेष राशि माना गया है। शनि क्योंकि मंगल अपने वो शत्रु राशि में बैठ जाता है, इसीलिए मंगल की राशि में शनि को नीच का माना गया है। लेकिन ये नीच कब होगा, ये पूर्णतः नीच के फल कब कब देगा। कई लोग मेष राशि में शनि देखकर बोल देते चलो ठीक है अभी तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा शनि नीच नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी शनि 20 अंश तक 20 डिग्रीज तक अगर मेष राशि में है तो वो पूर्णतः नीच के फल देता है। अगर इनिशियल डिग्रीज में किसी का शनि मेष राशि में है तो वो इतना बुरा फल जातक को नहीं देता है, वह जातक को अच्छे फल देता है, यानी कि एटलीस्ट वो जातक को सपोर्ट करता है। तो मेष राशि की अपोजिट राशि कौन सी है, तो तुला राशि है, जो 7वीं राशि आती है 180 डिग्रीज में, तो वहाँ पर शनि को उच्च का माना गया है। शनि को 20 डिग्रीज में वहाँ पर उच्च का माना गया है, क्योंकि यहाँ शनि को 20 डिग्रीज में मेष राशि में नीच का माना गया है। तो वाइसे वर्सा हर एक प्लैनेट्स को उच्च और नीच राशि का अलग अलग डिग्रिकली उनका फल दिया गया है कि ये डिग्रीज में इनको उच्च का और ये डिग्रीज में उनको नीच का माना जाता है। अदरवाइज शनि वो जो राशि में स्थित है उसके ही गुणधर्म अनुसार और जो भाव में स्थित है उसके ही कारकत्व अनुसार अपने फल देगा। शनि जो भाव में बैठा है वहाँ से तीसरे स्थान में, 7वें स्थान में और 10वें स्थान में दृष्टि करता है। तो शनि जहाँ बैठा है और जहाँ दृष्टि करता है वो सभी भाव यानी कि 4 भाव बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। एक तो खुद जो भाव में बैठा है उस भाव के वो फल देगा, उस अगर वो शुभ राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है और मित्र भाव में यानी कि कारक भाव में बैठा है तो वो अपने फल अच्छे प्रदान करेगा। वो जहाँ भी देखता है उस भाव के भी फल वो जहाँ देख रहा है वो भी इसी प्रकार से हमें देखना है कि वो अपने मित्र राशि में है, शत्रु राशि में देख रहा है, अपने मित्र कारक भाव में देख रहा है, तो उसी अनुसार ये शनि के फल हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि को स्पेशल दृष्टि दी गई है। और जैसे ही गोचर में आपके जन्म चंद्र से 12वें स्थान में खुद जन्म चंद्र के ऊपर और जन्म चंद्र से 2nd हाउस में यानी कि बाद वाले भाव में जब भी शनि का भ्रमण स्टार्ट होगा तो उस वक्त ऐसा कहते हैं कि 7.5 की शुरुआत हो गई आपके जीवन में। फॉर एग्जाम्पल आपका चंद्र वृषभ राशि में है और गोचर में जब भी यह शनि मेष राशि में प्रवेश करेगा तो आपकी 7.5 का पहला फेज स्टार्ट हो गया, जो 2.5 सालों का रहेगा। तो जो ये पहला फेज होता है यानी कि मेष राशि, क्योंकि वृषभ राशि के पिछली राशि जो है वो मेष राशि है, तो वहाँ आपके 7.5 का जो पहला फेज स्टार्ट हो गया वो 2.5 सालों तक रहेगा। और ये 7.5 आपके सर के ऊपर से आती है, आपके सर पर आती। पूरा शरीर हमारा कार्मिक साइकिल से जुड़ा हुआ है, तो ये जो कर्म है ये पूरी तरह से हमें शनि पूरे हमारे शरीर के एक एक अवयव, एक एक अंग को, प्रत्यंग को हमें ये शनि उसका परिणाम दिखाने वाला है। तो हमारे चंद्र राशि से पिछली राशि में जब भी ये शनि आएगा तो सर पर से इसका भ्रमण स्टार्ट हो रहा है, ऐसा बोला गया है। उसके बाद शनि जब आपके खुद की राशि पर, यानी कि जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया कि वृषभ का चंद्र है आपका, तो 2.5 साल के बाद वो शनि वृषभ राशि में प्रवेश करेगा मेष राशि को छोड़कर। तो आपके जीवन में दूसरा फेज यानी कि 2nd फेज आपके जीवन में शनि 7.5 का
स्टार्ट हो गया। तो ये जो शनि का फेज सेकंड स्टार्ट हो गया है, उसे हम लोग बोलेंगे कि ये आपके छाती पर यानी कि सीने पर यानी कि पूरे पेट तक के हिस्से पर इसका परिणाम रहेगा, इसका अमल यानी कि इसका प्रभुत्व जो रहेगा वो ये पूरे शरीर के हिस्से में रहेगा। तो जब ये सर पर आएगा तो आपकी मानसिक स्थिति विचलित कर सकता है। फिर वो कौन से राशि में, मेष राशि में जैसे मैंने बोला, तो वो अपनी शत्रु राशि में, लेकिन वो कौन सी डिग्रीज में है, वो कौन सी डिग्रीज में, जब वो 20 डिग्रीज में जाएगा शनि उस वक्त गोचर में, उसी वक्त वो अपने परिणाम दिखाने का स्टार्ट करेगा। अदरवाइज इट विल नॉट शो बैड इफेक्ट्स टू द नेटिव। हाँ, अपने कर्म वो जरूर दिखाएगा, अपना कौन पराया कौन, ये सब आपको शनि की 7.5 ही दिखाती है कि मुझे मेरे ज़रूरत के वक्त पर जिसको मैं अपना मानता था वो तो मेरे अपने थे ही नहीं, और जिनको मैं अपना नहीं मानता था वही लोग मेरा साथ देने के लिए शामिल हो गए। तो यही कर्म है, यही कार्मिक साइकिल है हमारी। क्योंकि हम कई बार एक मान्यता दिमाग में रख के चलते हैं कि ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छी है, इसने, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे जीवन में कौन कब हमें कैसे काम में आएगा, या तो कैसे मदद रूप होगा, या हम किसी को कैसे मदद रूप होंगे, हम किसी के लिए क्या कर सकते, ये बहुत ज़्यादा शनि पर प्रभुत्व इसका है कि हमारे कर्म हम कैसे करते हैं। तो आई कम अगेन टू वृषभ राशि। तो वो छाती पर देखी गई है सेकेंड फेज ऑफ 7.5। उसके बाद वो मिथुन राशि में चला जाएगा, क्योंकि वृषभ राशि के बाद आएगी मिथुन राशि। तो वृषभ राशि में 2.5 साल रहने के बाद मिथुन राशि में जब ये शनि का भ्रमण होगा तो वो आपके पैरों पर आएगी 7.5, ऐसा बोला गया है। क्योंकि सर का हिस्सा हो गया, पूरे छाती से लेकर पेट का हिस्सा हो गया, अब जो कमर के नीचे से लेकर आपके पैरों के तलवों तक का हिस्सा, उसमें ये 7.5 आपके थर्ड फेज में स्टार्ट होगी। क्योंकि ऐसा बोला गया है कि सर से स्टार्ट होकर पैरों से 7.5 निकल जाएगी आपकी, और वहाँ पर आपकी 7.5 खत्म हो जाती है। कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि जो थर्ड फेज 7.5 का होता है वो बहुत अच्छे फल देकर जाता है। इनफैक्ट कई कुंडलियों में ऐसे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी मैंने ऐसे कई कुंडलियों में देखा है कि 7.5 स्टार्ट हो गई और वो लोग को इतने फ्लरिश हो गए, वो लोग अपने लाइफ में, अपने व्यवसाय में उन्हें इतना अच्छा फल मिला है, उनका नेम फेम मतलब पूरे जगत में 7 समुंदर पार तक उनकी तुलना अच्छी हिसाब से की गई, या तो उनका नाम हो गया, उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत प्राप्त कर ली है। तो ये सब शनि महाराज, क्योंकि शनि राजा को रंक और रंक को राजा बना देता, तो शनि महाराज आपके कर्मों का फल आपको देते हैं। आप जो संचित कर्म लेकर आए हो उस अनुसार आपको फल देंगे, और आपके जो वर्तमान कर्म आप कैसे रखते हो, आपके जो वर्तमान कर्म कैसे है, उस अनुसार आप उसे सहन करने की शक्ति पाते हो। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप उसको अच्छे से सहन करोगे। जो भी अच्छा बुरा प्रभाव आपको 7.5 में देखने मिलता है या अदरवाइज भी देखने को मिलता है, आपकी ओवरऑल लाइफ साइकिल में आपको जितने भी बुरे या अच्छे अनुभव मिलते, आपकी खुद की मानसिकता, आपके खुद की कर्म कैसे, उसी अनुसार आपको उसके फल देखने को मिलते हैं। तो पैरों से ये 7.5 निकल जाती। ऐसा भी बोला गया है कि जो शनि है वो अपने अपने पाया यानी कि पाद यानी कि अपने कुछ एक पर्टिकुलर धातु पर बैठकर आता है जब शनि आता है। जुपिटर के गुरु के लिए भी ऐसा बोला गया है। तो ये कैसे हम लोग पहचानेंगे कि मेरा ये 2.5 साल की 7.5 कौन से पाए पर आई है, या तो कौन से पैड पर आई है, कौन से चरण पर आई है। तो जिस दिन शनि का आपके चंद्र के पिछले चंद्र पर या तो आपके अगले यानी कि चंद्र से आगे पीछे की राशि में और चंद्र में प्रवेश करेगा, तो उस दिन का समझो आज अगर शनि कहीं पर ट्रांजिट कर रहा है 2.5 साल ख़त्म करके, तो उस दिन का जिस वक्त शनि का गोचर भ्रमण स्टार्ट होगा आपके चंद्र की पिछली राशि से, चंद्र पर से या चंद्र के दूसरे नंबर की राशि से,
तो उस दिन आपका जन्म समय का चंद्र और गोचर का चंद्र आपको देखना है। जन्म समय का चंद्र से अगर गोचर का चंद्र आपके लग्न भाव से भ्रमण करता होगा, यानी कि गोचर का चंद्र आपके जन्म चंद्र से लग्न छठे या 11वें भाव में होगा, तो ये सोने के पैर पर आया है शनि। आपको सोने के पैर पर आया हुआ शनि बहुत ज़्यादा अच्छे फल नहीं देता है। यह व्यक्ति को और ज़्यादा कर्म प्रधान बना देता है, यह व्यक्ति के पास से और ज़्यादा मेहनत करवा देता है। उसके बाद आपका लग्न चंद्र से गोचर का चंद्र दूसरे, 5वें या 9वें भाव में होगा, तब यह सिल्वर पैरों पर आया है, यानी कि चांदी के पैरों पर सवार होकर ये शनि महाराज आए हैं। तो ये आपको अपना कर्म थोड़ा बहुत करने के बाद उसका फल तुरंत प्रदान कर देंगे। आपको ये चिंता करवाएंगे, ये आपको मेहनत करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, लेकिन उसका फल भी ये अच्छा देंगे। इसी प्रकार से आपकी कुंडली में जब ये तीसरे, 7वें और 10वें भाव में गोचर के चंद्र से लग्न का चंद्र होगा, तो उस वक्त बोला गया है कि ये तांबे के पैर पर सवार होकर आएंगे, यानी कि ताम्र पत्र पर ये आने वाले हैं। तो इसका भी फल आपको हेल्थ इश्यूज़ के बारे में आपको ज़्यादा जागरूक करवा देगा। आपको मेडिकेशन करवा सकता है ये शनि, आपके परिवार वालों को मेडिकेशन करवा सकता है, यानी कि तांबे के पैर पर आएगा। लेकिन इसमें हम लोग एक डिक्टा नहीं बना सकते कि ऐसे ही होने वाला है। आपकी कुंडली में बाकी के ग्रहों की परिस्थिति कैसी है, खुद शनि महाराज की परिस्थिति कैसी है, उस अनुसार हमें फल देखने हैं। और इसका जो अंतिम पैर है, अंतिम पाया है, वो है जब लग्न चंद्र से गोचर का चंद्र चौथे, 8वें और 12वें भाव में होगा, यानी कि मोक्ष त्रिकोण में होगा। तो इस वक्त हम बोलते हैं कि लोहे के पैरों पर सवार होकर शनि महाराज का आगमन हो चुका है। लोहा यानी कि मेहनत, मजदूरी। तो जब लोहे के पैर पर जब शनि आ जाता है तो व्यक्ति के पास से बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है, कर्म का फल बहुत ज़्यादा कम देता है और मेहनत बहुत ज़्यादा करवाता है। लेकिन ये लोहे का पैर जो है वो व्यक्ति को इतना कर्मठ और इतना कर्म प्रधान बना देता है कि जीवन में किसी भी बुरी परिस्थितियों का सामना ये व्यक्ति हसत मुख से कर सकती है। ये व्यक्ति कभी किसी से वैर नहीं कर पाते हैं। ये व्यक्ति इतने उनका आईना, वो अपना खुद का प्रतिबिंब वो खुद देख लेते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं लोगों के सामने जो हूँ वो मैं हूँ ही नहीं, ये मेरी असली पहचान है, ये मैं असली हूँ। तो कई लोगों को लोहे के पैर पर जिनका शनि आता है वो पूरी तरह से वैराग्य में जाते हुए देखे गए हैं, वो पूरी तरह से डिटैच होते हुए देखे गए हैं। और जिनका प्रवज्य योग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा है, उन लोगों को दीक्षा लेते हुए हमने ये पीरियड में देखा है। तो और शनि के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो जिनका भी शनि कुंडली में अच्छा हो ना हो, प्लेसमेंट अच्छी हो ना हो, हमें अविरत ऑलवेज हमें कर्म प्रधान रहना है। हमें हमारे कर्मों का फल मिलने ही वाला है। जो कर्म हम करके पैदा हुए हैं और जो हम कर्म करने वाले हैं, और अगले जन्म में अगर पैदा हुए तो हमें तो पता नहीं, अगला जन्म किसी ने देखा नहीं है, तो उसमें हमें कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो इससे ये सैटर्न जो शनि महाराज है वो बहुत ज़्यादा ताल्लुकात रखते हैं। तो शनि महाराज की तो हमें जय बोलनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों की जय बोलेंगे हम। शनि की जब जब जय करते हैं हम हमारे कर्मों की जय करते हैं, हम हमारे कर्म को बढ़ा देते हैं। कर्म यानी कि क्या है, हम जो रोज़मर्रा का काम करते हैं, किसी का अच्छा कर दिया, किसी को हेल्प कर दी, यही हमारे कर्म है। हम छोटे छोटे कर्म करते रहते, मेहनत करनी है हमें, हमारा काम अविरत करना है, झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं शनि सेकंड हाउस में आ गया तो व्यक्ति को झूठ बुलवाता है, लेकिन ये बहुत गलत भ्रांति है। वो किसी अच्छी चीज़ के लिए व्यक्ति से झूठ बुलवाता है, परिवार को संभालने के लिए कई बार झूठ बुलवाता है और पैसा संभाल के रखता है। तो अगले एपिसोड में हर एक भाव में शनि कैसा फल देगा उसके बारे में हम बात करेंगे।
तो अभी मैंने सिर्फ आपको शनि और उसके साढ़े साथी के बारे में एक बेसिक उसका जो मान्यताएं है, बेसिक उसकी जो संकल्पना है वो मैंने आपको बताई है। तो हमेशा शनि महाराज का जप करते रहे, ओम शं शनीश्वराय नमः, ओम शनिये नमः। ये जो शनि महाराज है इसका हमेशा आप नतमस्तक हो जाइए शनि के सामने। शनि से महान कोई नहीं है, और जितना मेहनत करोगे उतना शनि महाराज आप पर प्रसन्नता करेंगे, आपको वरदान दे देंगे। क्योंकि शनि को सेवा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए सेवा करते रहिए और सेवा का फल हमेशा मीठा होता है। और इसी के साथ मैं आज का ये सेशन ख़त्म कर रही हूँ, और अगले सेशन में हर एक भावों में हम शनि का फल देखेंगे। तो आप सभी लोग खुश रहिए, आनंद में रहिए और हमेशा कर्मशील रहिए। धन्यवाद। सबका मंगल हो।